हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम अकाउंटिंग का सेकंड टॉपिक करने वाले हैं। कल की क्लास आपने उम्मीद करता हूँ देख ली होगी, अगर नहीं देखी तो इससे पहले वो वाली क्लास देख लीजिएगा जहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बात की है। और वो क्लास लाइव थी। इस क्लास को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट हो सकता है ये आपके लाइव वाले टाइम पे ही चलेगी, आपको लाइव की तरह ही फील होगा। ठीक है जी। चलिए, ये मैं इसीलिए रिकॉर्ड करके आप लोगों को दे रहा हूँ ताकि लाइव में थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा चला जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स बीच में क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो जो मैंने आपसे लाइव इंटरेक्शन करना है वो मैं अलग से आ जाऊंगा इस क्लास के खत्म होने के बाद। जो आपने कुछ अगर पूछना होगा, इससे क्या है, स्टूडेंट्स का समय बच जाएगा, बस यही पर्पज है। ठीक है, कुछ क्वेरी पूछनी होगी तो आप लोग पूछ पाएंगे, वो सिस्टम रहेगा। मैं रिकॉर्डेड क्लास दे रहा हूँ आपको। अब आप, जो अभी हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या जो आप अकाउंटिंग करते हैं उसका क्या ऑब्जेक्टिव रहता है। मोटे मोटे तौर पे आपको अकाउंटिंग समझनी है। कल की क्लास में हमने क्या समझा था वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। कल की क्लास में हमने समझा था कि अकाउंटिंग ज़रूरी क्यों है। ठीक है, आपने मोटा मोटा आपको ये समझ में आ गया होगा। अकाउंटिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि हम फ्यूचर में, जैसे आज तो मुझे कुछ चीज़ याद रहती है, पर आप देखेंगे थोड़े समय बाद हम कुछ भूल जाते हैं। इंसान है ना, तो भूलना हमारी फितरत है। तो हमें अगर 2 साल बाद, 5 साल बाद कुछ डेटा चाहिए कि यार हमने उसको बेचा था, खरीदा था, तो हमें याद नहीं रहता। दूसरा, हमें किसी के साथ हिसाब किताब करना है, चलो हमें याद रह भी गया, सामने वाला भूल जाए। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके कारण से हम अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, ये बात आपको कल की क्लास में समझ आ गई होगी। फिर हमने ये समझा था कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें एक ट्रांजैक्शन में क्या क्या होता है, ट्रांजैक्शन में क्या इवेंट होता है, वो भी हमने कल समझा था। ठीक है, जब हम ए ने बी वाला, आपको याद होगा उस समय 1 लाख वाली ट्रांजैक्शन वाला हमने उदाहरण किया था, तो हमें याद था। आज हम आते हैं उद्देश्य, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्या उद्देश्य हैं। कल मोटा मोटा हमने समझ लिया था ना, आपको याद रहेगा नहीं रहेगा, उसी तरह की बातें आपको आज दिखने वाली हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं, मैंने आप लोगों के लिए एक पूरी पीपीटी बनाई है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी। अभी ये सिर्फ पीपीटी आपको पढ़ाने के लिए है। ठीक है, बुक्स पे काम शुरू हो गया है धीरे। जरूरी नहीं है कि आपको जो ये दिख रहा है ऐसा ही मिलेगा, अभी इसमें इंप्रूवमेंट हो गए। 2-3 लोग इसको चेक करके आप लोगों को अप्रैल में जो बुक्स आएगी, क्योंकि बुक्स ऐसा नहीं है कि ऐसे छप जाएगी, क्योंकि बुक्स अगर छपवाएंगे तो बढ़िया छपवा के आपको देंगे, तो उसमें अभी जल्दी जल्दी में हो सकता है कुछ मिस्टेक्स आपके सामने आ जाएं, पर इसको इंप्रूव होके ही आपको ये मिलने वाली है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि स्टूडेंट बार बार एक ही चीज को पूछते हैं, तो मैं पहले ही बता देता हूँ। एक बात आपको ये याद रहनी चाहिए। दूसरी बात, ये मैंने पूरी पीपीटी बनाई है, ये मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। पर हालांकि बहुत से अलग अलग स्टूडेंट्स पता नहीं क्या क्या पूछते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग दौड़ाते हैं ना, उनको लगता है सिर्फ दिमाग उन्हीं के पास है, हम लोग तो ऐसे ही हैं। ठीक है, बट मैं आपको क्लियर पिक्चर कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, इसके बाद सर एक चीज और जो स्टूडेंट कहते हैं, मैं 2 मिनट आपको जरूर लूंगा यहाँ पर, ताकि वो चीज क्लियर हो जाए। आप लोगों के दिमाग में भी सेम डाउट आ सकता है, तो मैं इसको एक बार ले लेता हूँ, टेकअप कर लेता हूँ। तो देखिए, अब ना आपकी स्क्रीन पे एक इमेज आ गई है, और मैं एक बार अपनी इमेज को यहाँ से एक बार हाइड कर दिया मैंने। अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कुछ, इसको आप समझ लीजिए। माय डियर फ्रेंड, आपको मालूम है क्लासेस टोटली फ्री हैं, फ्री क्लासेस ऑन यूट्यूब आप देख पा रहे हैं। ठीक है, क्लासेस टोटली फ्री हैं यूट्यूब पे। आप बुक ले ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं कि यार आप तो अपनी किताबें बेच रहे हो। नो डाउट किताबें बेच रहे हैं, और मुझे पता है मुझे 100-200 रुपये से ज़्यादा उस पूरे जो मैं आज चार्ज कर रहा हूँ उसमें नहीं बचने वाला। ये आप भी, क्योंकि प्रिंटिंग कॉस्ट भी आएगी, मैं जो टीचर आप लोगों के लिए हायर कर रहा हूँ वो तो आपसे पैसे ले ही नहीं रहा, क्योंकि क्लासेस तो ऑलरेडी फ्री है ना। आप बुक नहीं भी लेंगे तो क्लासेस फ्री में पढ़िए, किसी ने आपको डंडा नहीं मारना है, धक्का नहीं कर रहा, क्लासेस लीजिए पहली बात। ठीक है, तो क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरी बात, टेस्ट आपको मिलेंगे एप्लीकेशन के ऊपर। ऐप कहाँ से, वीडियो जो आपको दिखेगा यूट्यूब पे, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल रहा है, आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जो बुक्स आएंगी वो दोनों लैंग्वेज के स्टूडेंट्स के लिए होंगी, हिंदी के लिए भी होंगी, इंग्लिश के लिए भी होंगी। ठीक है, मैंने पूरी टीम लगा दी है, आज भी मैं टीम के लिए ही गया हुआ था सुबह से। अच्छा, फेस टू फेस बैच हम शुरू करेंगे, उसकी फीस हम लेंगे जो स्टूडेंट पढ़ना चाहेगा गंगानगर में हमसे। ठीक है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, जो मेरे पिछले 3 साल में एक्सपीरियंस आया, कि फेस टू फेस में बच्चा थोड़ा ज्यादा पंचुअल रहता है और टीचर भी पंचुअल रहता है। ठीक है, दोनों को होता है कि यार हमें पढ़ना है, और स्टूडेंट को भी लगता है हाँ हमें पढ़ाना है और स्टूडेंट को पढ़ना है। ठीक है, फेस टू फेस का मैं अलग से बनाऊंगा, गंगानगर में बैच शुरू कर रहे हैं फेस टू फेस का। अच्छा, 5 तारीख तक अगर आप इसकी बुकिंग करवाएंगे, बुकिंग प्राइस 499 ले रहे हैं। देखो भैया,
मैं सारी पैसे भी इकट्ठे नहीं ले रहा, 499 रुपये में 5 तारीख तक बुकिंग करवा लेना, नहीं तो ये 799 हो जाएंगे, 300 रुपये बढ़ जाएंगे आपके, ठीक है। और बाकी जब बुक्स दूंगा तब आपसे 1000 रुपये लूंगा, और वो भी आप देना, कब देना, अगर आप हमारे मटेरियल से सेटिस्फाई हो। आपको कैसे पता चलेगा हमारा मटेरियल अच्छा है या बुरा है? आपको हम ना ऐप में एक एक्सेस दे रहे हैं, जैसे ही आप 499 देंगे हम एप्लीकेशन पे आपको एक एक्सेस देंगे, वहां पे आप टेस्ट भी अटेम्प्ट कर पाओगे। वहां पे आप ना जो ये पीडीएफ वगैरह होंगी ना वो मैं डालता जाऊंगा बुक्स की, जब हमारी बुक्स धीरे धीरे आप देख पाएंगे कि हमारा कंटेंट अगर आपको समझ में आएगा तो आप बुक्स खरीदना मार्केट से जाके, मतलब अदरवाइज मत खरीदना, ठीक है। मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरे कंटेंट में दम हो तब खरीदना, नहीं तो मत खरीदना। मैंने हर तरफ से आपको सिक्योर कर दिया, ठीक है। अभी सिर्फ आपको 499 में जाके बुकिंग करवा लो। बुकिंग इसीलिए करवानी जरूरी है, नहीं तो मैं कहता अप्रैल में ही खरीद लेना। उसका रीजन ये है क्योंकि बुक्स छपवाना कोई आसान नहीं है। आप भी देखेंगे बड़े से बड़े अकेडमियां बुक नहीं देती। मेरी अगर बुकिंग हो जाएगी तो मैं जो इसकी छपवाई वाले हैं प्रिंटर, उनसे बात कर सकूंगा, उनसे कॉस्टिंग तय कर पाऊंगा कि यार मुझे इतनी किताबें छपवानी है, मुझे भी तो आइडिया हो कि कितनी किताबें मार्केट में चाहिए, समझ रहे हैं, क्योंकि मैं पब्लिशर नहीं हूं, आपको भी पता है। और जितनी ज्यादा बुक्स होंगी उतनी कॉस्टिंग थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। तो 1499 में आपको 6 सब्जेक्ट्स की बुक मिल रही है, ठीक है। अच्छी खासे नोट्स होंगे वो किताब में, साथ ही साथ आपको फ्री क्लासेस यूट्यूब पे मिल रही हैं। अगर आप बुक नहीं लेना चाहते कोई जबरदस्ती नहीं है, पहली बात। अगर आप बुक्स ले रहे हैं तो आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, दिसंबर तक की वैलिडिटी है। अगर एग्जाम आगे हुए, हालांकि सितंबर बोला है, मैंने दिसंबर तक की वैलिडिटी दी है, अगर एग्जाम आगे हुए तो आपको एक्सेस आगे भी मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं लेना, कोई जबरदस्ती नहीं है, फ्री क्लासेस आराम से पढ़िए मजे से यूट्यूब में, और कंटेंट अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ठीक है। आपको सारी चीज समझ में आ गई? चलिए, हाँ, अप्रैल में इसकी प्राइस 2500 रुपये होगी पूरे कंटेंट की, मैं आपको बता दे रहा हूं, बाद में नहीं। बट अगर आप 5 फरवरी के बाद देंगे तो 1799 रुपये होगा, ठीक है। उसका भी पोस्टर आ जाएगा। 5 तारीख तक मैं चाहता हूं आप लोग बुकिंग करवा लें, ताकि मैं भी अब दिल्ली में या जयपुर में जो प्रिंटर्स हैं उनसे बात करूं ढंग से तरीके से। चलिए, ठीक है, अब आते हैं अपने पढ़ाई पे। ये मैंने आपको बता दिया। चलिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हम जब इसको पढ़ते हैं, इसका हिंदी में आपको दिखा रहा था मैं, ये हिंदी में आया हुआ है। इस क्लास में हमें इतना पढ़ना है। मैं बहुत सी क्लासेज आज रिकॉर्ड करके डालने वाला हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि जब आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उसका, जब आप इसका उद्देश्य, पहली बात तो, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ये फाइल मैं वहीं डाल रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि जब आप ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, अब कुछ स्टूडेंट्स कह सकते हैं सर ये वित्तीय स्टेटमेंट, या जो ये वित्तीय स्टेटमेंट आप बनाएंगे ये है क्या? तो जो आर्ट्स वाले और साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं मैं उनको बता देता हूँ क्या होता है। हम ना अकाउंटिंग जब करते हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, घबराना नहीं है, क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है, इसलिए डर मत जाना, क्योंकि कुछ तो नया पढ़ रहे हो ना, तो नया हर चीज शुरू में ऐसे ही लगती है अजीब सी। बहुत आसान है, मैं सच बता रहा हूँ, जब आप मेरे से ये पूरा पढ़ लेंगे तो आपको यूं लगेगा, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? आपने कुछ शब्द कभी सुने होंगे, बैलेंस शीट, हिसाब किताब, प्रॉफिट एंड लॉस। ये क्या होता है? जैसे आप पूरा साल ट्रांजैक्शंस करते हैं ना, पूरा साल मैंने आपको सामान बेचा, मैंने आगे से सामान खरीदा, फिर मैंने किसी और को बेचा। मैं व्यापारी हूँ, मैं सामान खरीदता हूँ और बेचता हूँ। मैं 10 लोगों से खरीद रहा हूँ, 10 लोगों को बेच रहा हूँ, ठीक है। 10 लोग अलग अलग हो सकते हैं। अब लेके 100 रुपये की लेके मैं 150 की बेच रहा हूँ, तो मुझे 50 रुपये का मुनाफा हो रहा है। अभी आप इतना ही समझो। तो उसको जिस प्रारूप में दिखाया जाता है, जिस तरीके से दिखाया जाता है, वो होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी आपको ऐसा ही समझना है, डिटेल में हम जब इसका चैप्टर आ जाएगा तब समझेंगे, ठीक है। अच्छा, अब उसको बनाने के उद्देश्य क्या हैं, इनके उद्देश्य क्या हैं, आपको वो समझना है वन बाय वन, ठीक है। चलिए एक एक करके हम इसको समझते हैं। हालांकि जब बुक्स आएगी तब वो डिटेल्ड में होगा, इसके आगे भी आपको चीज़ें लिखी होंगी। जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ें आपको लिखी हुई मिलेंगी। अभी तो मैंने शॉर्ट हेडिंग सिर्फ वीडियो बनाने के लिए लिया है। सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, इसके अगले स्लाइड में हिंदी में भी है, तो हिंदी वाले प्लीज़, है ना, क्योंकि इंग्लिश वाला कहता है सर मेरा, हिंदी वाला दिखा दो, हिंदी वाला कहता है मेरा, दोनों ही है हमारे पास। सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। अब सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, मैं अगले स्लाइड पर दिखाता हूँ। लेन देन में व्यवस्थित रिकॉर्डिंग, ठीक है। लेन देन की व्यवस्थित रिकॉर्डिंग का मतलब क्या, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब इसका मतलब क्या है, मैंने जैसे कहा आज तारीख है 1 अप्रैल 2022, मान लेना एक बार, ठीक है। मैंने एक्स एक बंदा है,
उससे सामान खरीदा 1 लाख का, 1 लाख का सामान खरीदा, ध्यान से सुनना, 1 लाख का सामान खरीदा, ठीक है। इसी तारीख को ही मैंने जेड को 20,000 का बेच दिया, 20,000 का बेच दिया। अब ये जरूरी नहीं है 1 लाख वाला मैं उसी रेट में बेच रहा हूं, नहीं, मैंने इसमें 100% प्रॉफिट भी ऐड किया है, यानी कि 1 लाख वाला मैं 2 लाख का बेचूंगा, तो ये 20,000 वाला कितने का होगा सामान, अगर कोई आपसे पूछे मैं 1 लाख का सामान 2 लाख में बेचूंगा, ठीक है। और मैंने कह दिया कि नहीं, इसी बंदे ने 20,000 का सामान बेच दिया, तो कितने का होगा ये सामान, आंसर दो फटाफट से। चलो मैं बता देता हूं, आपने उम्मीद करता हूं आंसर दे दिया होगा। सर ये सामान ना 10,000 वाला फिर इसने 20,000 में बेचा होगा, ठीक है। मतलब मैंने 1 लाख का सामान खरीद लिया, उसमें से कुछ सामान मैंने 20,000 का बेच दिया। मैंने आपको बताया कि जो ये 20,000 वाला, ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे, पर थोड़े से अलग होंगे, मैं आपको जब प्रैक्टिस करवाऊंगा थोड़े से वो हटके होंगे, ठीक है। मैंने कहा 1 लाख वाला सामान मैं 100% प्रॉफिट पे बेचूंगा, यानी कि 1 लाख वाला 2 लाख में बेचूंगा। फिर मैंने कह दिया यार मैंने 20,000 का, अभी एक ग्राहक आया था उसको बेचा है, तो वो 20,000 का मैंने बेचा है, मतलब वो 10,000 का था, मैंने 100% प्रॉफिट ऐड किया था, तब मैंने 20,000 का बेचा है, ठीक है, ध्यान रखना। अगर मैं आपसे पूछूं चलो बताओ आज मेरे पास कितने का सामान बचा हुआ है, तब आप क्या आंसर दोगे, सर 1 लाख का सामान आया था, मैंने 20,000 का बेच दिया, सही बात है। नहीं सर, आपने 10,000 का खरीदी वाला सामान बेचा है, तो मेरे पास अभी कितने का सामान बचा होगा, 90,000 की कॉस्टिंग का सामान बचा होगा, जिसे मैं 1,80,000 रुपए में बेचूंगा। समझ आया आपको, हाँ सर ये बात समझ आई, ठीक है। चलिए 1 मिनट, मुझे ध्यान आ गया, मेरी आपको वीडियो नहीं दिख रही होगी, तो मैं आपको अपनी वीडियो में भी दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए ये रह गया था लाना। तो अब ध्यान रखना आपको, यही इसी व्यवहार को, लेन देन की व्यवस्थित रिकॉर्डिंग। अब ये तो एक ही ट्रांजैक्शन थी, एक खरीदा एक बेचा, अब ऐसे ही मैंने कहा ना हजारों ही ट्रांजैक्शन होती हैं, तो उसका एक व्यवस्थित तरीके से रिकॉर्ड रखना, डेट वाइज, आदमी वाइज, जैसे एक तो तारीख वाइज हिसाब हो गया, एक व्यक्ति वाइज, मैंने एक्स से कितना सामान खरीदा, वाई को कितना बेचा पूरे साल में, तो उसका हिसाब क्या होगा व्यवस्थित तरीके से, वो हम सीखेंगे कैसे रखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम, उसे ही मतलब अकाउंटिंग के आगे सिस्टम होते हैं। तो इसीलिए अकाउंटिंग का फायदा क्या होता है कि हमारा जो लेन देन होता है वो बढ़िया तरीके से रहता है। अच्छा, अब कहता है इससे और क्या फायदा होता है, जो हमने ये ऊपर अकाउंटिंग करी ना, जो ये लेखे करे, 1 तारीख को ये खरीदा, 1 तारीख को ये बेचा, फिर हमने 2 तारीख को ये सैलरी दी, सैलरी मतलब वेतन दिया, ये सारी चीजें सीखेंगे आप अकाउंटिंग में। जो नए लोग हैं उनको बता रहा हूं, जिन्होंने कॉमर्स से पढ़ा तो उनको ये चीजें आसान होंगी, ध्यान रखना। थोड़ा आपको ये बोरियत या लंबा लिख सकता है, बट हाँ इन्हीं में से एमसीक्यूज बनने वाले हैं, तो एक बार थोड़ा वीडियो को फास्ट कर लेना ज्यादा से ज्यादा, पर सुनना सारा, ठीक है। अब क्या होता है, एक तो व्यवस्थित रिकॉर्ड हो गया, इसको हाईलाइट करना है, आपने ध्यान रखना, इंग्लिश में भी आपको दिया हुआ है, उसको भी हाईलाइट करवा दूंगा, किन शब्दों को हाईलाइट करना है। परिणामों का पता लगाना, अब जो ये ट्रांजैक्शन करी थी ना, इसका फाइनल रिजल्ट क्या आया लास्ट में, देखिए 1 तारीख को मैंने 1 लाख का सामान खरीदा एक्स से, फिर 10 तारीख को मैंने एक्स से फिर 50,000 का सामान खरीदा, फिर मैंने 30,000 का खरीदा, अलग अलग तारीख में साल में खरीदता रहा उस बंदे से, फिर मैं उसको कुछ पैसे भी देता रहा बीच बीच में। ऐसे नहीं 1 लाख का खरीदा मैंने 1 लाख दे दिया, नहीं, 1 लाख का खरीदा हो सकता है मैंने 30,000 दे दिया, फिर मैंने 50,000 का माल लिया, फिर मैंने 80,000 दे दिया, तो एंड में उसका रिजल्ट निकल के आएगा, यार मेरा साल में मैंने कितना खरीदा, कितना मेरा बकाया है। समझ आ गया आपको, समझ आ ही गया होगा, ठीक है जी। जैसे अभी मैंने आपको 499 में बुक ऑफर करी, अब ये मैं कह रहा हूं मैं मार्च के एंड में या अप्रैल में आपसे पैसा लूंगा, तो मैं आपको ध्यान होगा ना, मैं आपसे 1,000 रुपए लेना बकाया है मेरा। जब आप अगर मेरी 499 दे देंगे तो मैं ये भी एंट्री करूंगा ना कि मैंने 1,000 रुपए लेने हैं आपसे, ठीक है। तो वो 1,000 रुपए क्या होंगे वो आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे, पर उसका परिणाम जरूर पता चलेगा। मैं कहूंगा ना मैंने सुरभि से, मैंने मोहन से, मैंने कामेश से, मैंने एक्स से, मैंने वाई से पैसे लेने हैं 1,000 रुपए और, ठीक है। जो 1,000 रुपए में करेगा, जो इससे महंगे वाले 1,700-1,800 में करेगा, तब भी उसकी मैं एंट्री करके रखूंगा। तो यानी कि उसका क्या होगा, एक परिणाम होगा, ठीक है, उसका पता चलेगा कि मैंने कितना पैसा लेना है। व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का पता लगेगा। वित्तीय स्थिति मतलब अब ये क्या होगा, वित्तीय स्थिति मतलब मैं लाभ में हूं या हानि में, ठीक है जी। तर्क संगत निर्णय लेने के लिए उपयोगकर्ताओं को जानकारी मिलना। अब ये देखिए तर्क संगत निर्णय का मतलब क्या है, यहां पर ये उपयोगकर्ता कौन होते हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे, पूरे साल का हिसाब किताब बनाएंगे सारी एंट्रियों से, ये इसको एंट्री बोलते हैं ट्रांजैक्शंस को। ध्यान रखना, जो ये लिखे हुए ना ट्रांजैक्शंस हुए, आप बैंक की पासबुक लाते हैं, बैंक में एंट्री करके, वो इतने सारे लेन देन होते हैं। आपने 10 रुपए
10 रुपए का पेटीएम किया, 50 रुपए का ये किया, आपके बैंक में आती है ना ये सारी एंट्रियां, बोलो हाँ। हाँ सर। जब ये इतनी सारी ट्रांजैक्शन आप पूरी की पूरी कॉपी भरवा लेते हो या बैंक से स्टेटमेंट लेके आते हो, उस स्टेटमेंट के आधार पर क्या होता है, फाइनल परिणाम पता चलते हैं। उसके बाद हमारी वित्तीय स्थिति पता चलती है कि हमने पूरे साल में प्रॉफिट कमाया या नुकसान किया। अब जो हमने प्रॉफिट कमाया या नुकसान किया, तो बैंक से अगर मैंने लोन लिया होगा, आपको पता है ना बैंक लोन देता है, तो बैंक जब लोन देता है ना, तो आपसे आपके बैंक स्टेटमेंट लेता है, आपसे आपके प्रॉफिट एंड लॉस लेता है, आपसे आपकी बैलेंस शीट लेता है। ये क्या होती है जिनको नहीं मालूम वो हम आगे जाके समझेंगे, अभी लिख लेना सिर्फ इतना, ठीक है। तो जब ये चीजें लेता है हमसे बैंक, वो क्या है, उपयोगकर्ता, वो हमें लोन देगा तो वो देखेगा ना कि यार मैं लोन चुका सकता हूं या नहीं चुका सकता, तो वो मुझे क्या करता है, वो मेरे कागजों को चेक करता है। तो इसलिए तर्क संगत निर्णय लेना मतलब लोन देना या नहीं देना उसका निश्चय कर सकता है। या फिर मैंने मार्केट में किसी व्यापारी से कहा कि मुझे तू माल उधार दे, तो व्यापारी जो मुझे उधार देगा वो मेरे चेक करना चाहेगा ना यार कि मेरे से पैसा आएगा या नहीं आएगा, तो वो भी मेरे से क्या मांगेगा, स्टेटमेंट मांगेगा, मेरी रिटर्न्स मांग सकता है, मैंने किसी का पैसा देना तो नहीं, मैंने किसी का पैसा खाया तो नहीं, ये सब चीजें क्या है लोग मांग सकते हैं। सरकार, जब आप टैक्स चुकाओगे सरकार को, वो भी क्या बाहरी उपयोग करता है, तो सरकार को जब टैक्स चुकाना होता है तो वो भी आपसे ये डिटेल लेती है, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, ठीक है। ये शब्द ध्यान रख लेना, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, ये मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा, पर आज की डेट में आपको ये समझना होगा कि ये ऐसी चीजें हैं जो आपके बिजनेस में सही पिक्चर बताती है। प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट ये बताती हैं कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या नुकसान में चल रहा है, ठीक है, और आज आपकी कंपनी की क्या स्थिति है। अच्छा, अब ये वर्ड है सोल्वेंसी, ठीक है, ये वर्ड है सोल्वेंसी, यानी कि सोल्वेंसी का मतलब क्या होता है, ध्यान रखेंगे कि आप कहीं दिवालिया तो नहीं हो गए। सोल्वेंसी का मतलब क्या होता है, दिवालिया तो नहीं है। अगर दिवालिया है तो यहां पे दिवालिया आ जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा बिजनेस में हम इसको चलाएंगे लंबे समय तक या नहीं चला पाएंगे। अगर सोल्वेंसी सही है हमारी, हम दिवालिया नहीं हुए हैं, तो हम क्या बिजनेस चलाएंगे, तो लोग हमसे व्यवहार करेंगे। तो ये कहां से पता चलता है, हमें वित्तीय विवरणों से पता चलता है। स्टेटमेंट का मतलब विवरण है हिंदी में, ठीक है, लिख लेना आप लोग। ये पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। अच्छा, पर ये पीडीएफ ना स्टूडेंट आप इकट्ठे तो कर लोगे, इतनी सारी पीडीएफ हो जाएंगी, प्रिंट निकालोगे इन एक एक पीडीएफ के तो वैसे महंगे पड़ने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट ने पूछा सर आप पीडीएफ ही डाल दो, आप फ्री का गाना गा रहे हो। तो ध्यान से सुनना, अगर मैं आपको ये कागज डालता जाऊंगा टेलीग्राम पे, पहली बात तो ऊपर नीचे हो जाएंगी चीजें। अगर एक एक करके पीडीएफ की आप प्रिंट निकलवाने जाओगे वैसे ही महंगा पड़ने वाला है, समझ रहे हो, मैं आप ही के भले की बात करने वाला हूँ। तो इसलिए ज्यादा दिमाग मत दौड़ाना। आपके जैसे बहुत सारे भाई बंधु जो बुकिंग करवा रहे हैं ना, दिमाग आपके जैसा उनके पास भी है, ठीक है। क्लासेस फ्री में है, बुक मत लेना, यूट्यूब पे पढ़ लेना, ठीक है। हाँ, बस एक काम कर देना, एक चीज मेरे फेवर में करना, इसको शेयर जरूर कर देना, ठीक है, अगर पसंद आए तो। नहीं आए तो फिर तो करना ही क्यों है। वापस आप देख लो इंग्लिश वाले, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग मतलब सही तरीके से आप लेखांकन कर रहे हो। रिजल्ट, ये शब्द लिख लेना जब क्वेश्चन एमसीक्यू, पता कैसे बनता है, इनमें से कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है या अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो आपको ये पॉइंट दे देगा और एक आधा ऊट पटांग पॉइंट डाल देगा बीच में। तो आपको ये पता होने चाहिए कौन से फायदे हैं, इसलिए इनको ऐसे ऊपर नीचे मत कर देना, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ध्यान रखना, ये वर्ड जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना, ये इसके मेन वर्ड है, इसको हाईलाइट कर लेना, ऐसे ऐसे करके लिख लेना, नोट्स बनाना प्रॉपर। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ रैशनल डिसीजन मेकिंग। अब यूजर्स कौन से थे, यूजर्स में आप एग्जांपल में लिख लेना जो मैं लिखवा रहा हूं आपको, बैंक्स, ठीक है। एग्जांपल में और कौन लिखोगे आप लिख लेना वो गवर्नमेंट यानी कि टैक्स, ये लिखना भैया। टू नो द सोल्वेंसी पोजीशन का मतलब क्या है, आपकी स्थिति, आपकी जो आर्थिक स्थिति है ना उसका अवलोकन हो जाता है इससे, आपकी आर्थिक स्थिति, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझा। अब हम अगला जो टॉपिक होगा फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, उसको अलग वीडियो में ले रहे हैं ताकि कल को आपको जब ये टॉपिक पढ़ना हो तो ये टॉपिक आपको सीधा इस वीडियो के नाम से मिल जाए। जरूरी नहीं है आपको सारे पूरा का पूरा वीडियो छांटने पड़े, ठीक है। तो इसलिए मैं छोटे छोटे मतलब ये 10-10, 15-15 मिनट के या 20 मिनट के जैसा टॉपिक होगा वैसे वीडियो बनाने वाला हूं, ताकि जब आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे आपको उससे रिलेटेड टॉपिक मिल जाए, ठीक है। इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूं, ना कि घंटे घंटे के। जब मैं लाइव होता हूं ना तो समय लंबे लंबे, उसमें 4 टॉपिक हो जाएंगे, पर आपको ढूंढने में परेशानी होगी कि कौन सा टॉपिक कौन से वीडियो में था, ठीक है। तो आप ही लोगों के लिए कर रहा हूं सिस्टमेटिक तरीके से। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर होने चाहिए। आपका टारगेट है अगले 30
दिनों के अंदर अंदर ये फैला देने हैं सारे वीडियोस। चलिए, तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ दूसरा वीडियो, ठीक है।